तो आज हम सद्दाम हुसैन की कहानी पर बात कर रहे हैं। मतलब एक चरवाहे के बेटे से लेकर इराक का सबसे ताकतवर शासक बनने तक, और फिर वो नाटकीय अंत। हमारा नजरिया एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है, तो हम उसी की जानकारियों और दावों पर फोकस करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी मतलब सिर्फ एक आदमी की नहीं है। इसमें सत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, महत्वाकांक्षा है, सब कुछ। वो ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि कैसे सद्दाम का बचपन मुश्किलों भरा था। पिता थे नहीं, माँ का संघर्ष, और फिर मामा खैरल्ला तल्फा का असर, जिन्होंने उसे राष्ट्रवाद और वो अरब एकता वाली विचारधारा दी। हाँ, और सत्ता तक पहुंचना भी कोई आसान नहीं था, है ना? काफी नाटकीय रहा। कॉलेज छोड़कर बाथ पार्टी में जाना, फिर वो 1959 में प्रधानमंत्री कासिम पर जानलेवा हमला, नाकाम रहा, पर उसके बाद वो मोस्ट वांटेड हो गए। बिल्कुल। और यहीं पर एक पेचीदा पहलू सामने आता है। वो ट्रांसक्रिप्ट बताती है कुछ रिपोर्ट्स और पूर्व अधिकारियों के हवाले से कि शुरुआती दौर में जैसे 1963 और 68 के तख्ता पलटों में अमेरिकी CIA का भी हाथ हो सकता है, जिसने बाथ पार्टी को सत्ता में लाने में मदद की। और ये भी कि सद्दाम खुद CIA के संपर्क में आया था शुरू में। अच्छा, ये तो काफी अजीब बात है। ये देखते हुए कि बाद में क्या हुआ, मतलब अमेरिका ही तो। हाँ बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है कि जो ताकतें शायद उसे ऊपर लाईं, वही बाद में उसके पतन का कारण बनी। और एक बार सत्ता हाथ में आ गई, फिर क्रूरता की हदें पार हुई। वो 1979 की कैबिनेट मीटिंग याद है, जहां अपने विरोधियों को मतलब सबके सामने चुन चुन कर हटवाया। कितनों को तो फांसी दे दी गई थी, 22 लोग शायद। हाँ, और फिर वो दुज़ैल नरसंहार 1982 का, अपने ऊपर एक हमला हुआ और बदले में पूरे गांव के सैकड़ों लोगों को सजाए मौत। भयानक था वो। पर क्रूरता के साथ साथ उसने कुछ बड़े कदम भी उठाए, जैसे 1972 में इराक के तेल का राष्ट्रीयकरण। इससे पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, सीधे सीधे नाराज हुए। हाँ, तो यहाँ से तनातनी शुरू हुई। बिल्कुल। लेकिन फिर देखिए, एक और मोड़ आता है, ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 तक। इस दौरान अमेरिका ने खुलकर सद्दाम का साथ दिया। क्या उसी अमेरिका ने जिससे तेल को लेकर झगड़ा था? हाँ, यही तो राजनीति है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार उस वक्त ईरान को रोकना ज्यादा जरूरी था अमेरिका के लिए, तो सद्दाम को हथियार मिले, इंटेलिजेंस मिली, आर्थिक मदद भी मिली। यहाँ तक कि जब सद्दाम ने रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए ईरान पर और अपने ही कुर्द लोगों पर, जैसे हल्बजा में 1988 में। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। बहुत। तब भी अमेरिका कथित तौर पर या तो चुप रहा, या फिर कुछ डीक्लासिफाइड दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता रहा। बाप रे। लेकिन फिर पासा पलटा। 1990 में कुवैत पर हमला, वो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका एकदम खिलाफ हो गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, इराक पर कड़े प्रतिबंध लगे। और फिर 9/11, उसके बाद तो अमेरिका ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया। हाँ, कि सद्दाम सामूहिक विनाश के हथियार मतलब WMD बना रहा है और अल-कायदा से उसके संबंध है। हालांकि वो ट्रांसक्रिप्ट ये भी साफ करती है कि बाद की जांचों में इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और इन्हीं आरोपों के आधार पर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम गायब हो गया और फिर उसकी गिरफ्तारी। वो कहानी भी काफी फिल्मी है ना, ऑपरेशन रेड डाउन। हाँ बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में काफी डिटेल में बताया गया है कैसे अमेरिकी सेना ने उसके रिश्तेदारों, करीबियों से पूछताछ की। फिर वो अल मुस्लिद भाइयों तक पहुंचे और उन्हीं की निशानदेही पर तिक्रित के पास एक फार्म हाउस था, उसके नीचे एक छोटा सा बंकर जिसे स्पाइडर होल कहा गया, वहां से सद्दाम को पकड़ा गया। काफी नाटकीय था वो। और अंत में उसे फांसी दी गई। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है, जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट भी बताता है, कि सजा WMD या 9/11 के लिए नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। सजा हुई 1982 के दुज़ैल नरसंहार के लिए, जिसमें 148 लोगों को बिना सही सुनवाई के मौत की सजा दी गई थी। तो कुल मिलाके ये ट्रांसक्रिप्ट सद्दाम हुसैन की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां राष्ट्रवाद है, क्रूरता है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिनका खेल आपस में उलझा हुआ है। एक ऐसा शासक जिसे बाहरी ताकतों से मदद भी मिली और अंत में उन्हीं ताकतों ने एक तरह से उसके पतन में भूमिका निभाई। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बाहरी समीकरण, बाहरी ताकतें किसी नेता के बनने और बिगड़ने में भूमिका निभाती हैं, और कैसे सत्ता का संघर्ष किसी देश के भविष्य पर सालों तक असर डालता है। क्या बाहरी हस्तक्षेप हमेशा अनपेक्षित परिणाम ही लाता है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही अहम है